Hello everyone, I am Pramod Kumar Sak and welcome to my YouTube channel Mac Learning Point. Today we are going to discuss thermodynamics from question number 196 to 210. So let's see question number 196. 196 में पूछा गया है ए डायथर्मिक वॉल इज वन विच, तो डायथर्मिक वॉल के बारे में पूछा गया है और यहाँ 197 में एडियाबैटिक वॉल के बारे में पूछा गया है। तो दोनों एक साथ देखते हैं गाइज। जो हीट बाउंड्रीज होती हैं वो हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है डायथर्मिक और दूसरी होती है एडियाबैटिक। तो डायथर्मिक वॉल या डायथर्मिक बाउंड्री किस टाइप की होती है, जो क्या करती है सिस्टम से सराउंडिंग की ओर थर्मल इंटरेक्शन को परमिट करती है, अलाउज फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स इफ देयर इज अ टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, यहाँ से सिस्टम से सराउंडिंग की ओर जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो उसको परमिट कर रही है, मतलब थर्मल इंटरेक्शन है वो हमारा हो रहा है। और एडियाबैटिक वॉल क्या करती है, डज नॉट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। तो यहाँ पे 196 का कुछ आंसर क्या हो जाएगा, परमिट्स थर्मल इंटरेक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। और 197 के लिए क्या हो जाएगा, प्रिवेंट्स थर्मल इंटरेक्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसके लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 198। इसमें पूछा गया है द डोर ऑफ ए रनिंग रेफ्रिजरेटर इनसाइड अ रूम वॉज लेफ्ट ओपन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अगर कोई रेफ्रिजरेटर रन कर रहा है किसी इनसाइड रूम के अंदर और उसका जो डोर है उसको ओपन रखा गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। इस तरीके से हमारा रेफ्रिजरेटर है, ये इसका जो डोर है उसको ओपन रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो रूम है, रूम के अंदर की हीट है उसको क्या करता है, ये इवेपोरेटर के अंदर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इवेपोरेटर के अंदर जो रूम की हीट है उस हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है और उस हीट को एब्जॉर्ब करके कहाँ से रिजेक्ट किया जाता है, इस कंडेंसर से। ठीक है, यहाँ पे कंडेंसर लगा रहता है, कंडेंसर के थ्रू इस हीट को रिजेक्ट किया जाता है। तो यहाँ के अंदर जो हीट रिजेक्ट हो रही है यहाँ पे कंडेंसर से, वो किसके अंदर हो रही है, रूम के अंदर। ये रूम है, तो रूम के अंदर ही हीट रिजेक्ट हो रही है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, इस रूम के अंदर हीट रिजेक्ट हो रही है तो इसका जो टेम्परेचर है वो क्या करेगा, रूम का इंक्रीज करेगा। और फिर से जैसे ही इंक्रीज किया, फिर से इसने हीट को एब्जॉर्ब किया और फिर से उस हीट को यहाँ पे रिजेक्ट किया। तो इस तरीके से धीरे धीरे उस रूम का टेम्परेचर हमारा क्या करता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द रूम विल बी कूल्ड टू द टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। द रूम विल बी कूल्ड वेरी स्लाइटली, रूम ठंडा नहीं होगा, रूम क्या करेगा, गर्म होगा धीरे धीरे। तो द रूम विल बी ग्रेजुअली वार्म्ड अप। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट है 199। इसमें पूछा गया है कंप्रेस्ड एयर कमिंग आउट फ्रॉम ए पंक्चर्ड फुटबॉल। तो ये हमारी इस तरीके से फुटबॉल है। ठीक है, ये इसमें फुटबॉल है हमारी। अगर इस फुटबॉल को क्या कर दिया गया है, पंचर कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ से एक होल कर दिया गया है इसके अंदर, तो यहाँ से हमारी एयर बाहर आ रही है। तो जो होल है वो किसका काम करेगा, एक नोजल का काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, क्या काम करेगा, एक नोजल की तरह काम करेगा, क्योंकि इसका जो एरिया है वो बहुत कम है और नोजल की तरह काम करेगा। तो यहाँ से जब नोजल की तरह काम करेगा तो जो एयर है, एयर का जो प्रेशर है, प्रेशर क्या करेगा, अंदर से बाहर आ रहा है तो प्रेशर हमारा डिक्रीज करेगा। जब नोजल से अपन पास करते हैं तो क्या होता है, प्रेशर हमारा डिक्रीज करता है और वेलोसिटी इंक्रीज करती है। ठीक है, एंथैल्पी के एक्सपेंस पर। तो इस कंडीशन में भी हमारा क्या हो रहा है, एयर का जो प्रेशर है, प्रेशर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे हमने स्टीम नोजल में देखा है, स्टीम नोजल के बारे में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर जरूर देख लें। स्टीम नोजल में क्या होता है, इस तरीके से हमारा एक नोजल है, तो यहाँ से हमारी स्टीम पास करती है। तो एंथैल्पी के एक्सपेंस पर क्या हो रहा है, एंथैल्पी जो है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज होता है। तो प्रेशर डिक्रीज होता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो एक्सपेंशन हो रहा है। और जी ये जो एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन कैसा होता है, एडियाबैटिकली। ठीक है, स्टीम नोजल के अंदर। उसी प्रकार यहाँ पे बॉल के अंदर अगर अपन ने होल किया है एक छोटा सा, तो यहाँ पे ये जो होल है वो नोजल का काम करता है और नोजल से जो प्रेशर हमारा क्या करेगा,
डिक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा और यहाँ वो एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड करने पे क्या होता है, टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता है, प्रेशर भी डिक्रीज होता है, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो मतलब इसके अंदर की जो एयर है, बॉल के अंदर की जो एयर है वो क्या करेगी, ठंडी होगी, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। तो एक्सपेंशन हो रहा है तो जो एयर है वो ठंडी होगी, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 200, वाटर कंटेंट इन अ बीकर कैन बी मेड टू बॉयल बाई पासिंग स्टीम थ्रू इट। तो इसमें पूछा गया है वाटर कंटेंट इन अ बीकर, एक बीकर है हमारे पास, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, ठीक है। अगर इसको हम बॉयल करें, मेड टू बॉयल पासिंग द स्टीम थ्रू इट, इसको हम बॉयल करें जब इसके अंदर वन स्टीम पास करें, ठीक है, स्टीम के द्वारा इसको बॉयल किया जा रहा है, तो ये कब बॉयल होगा। देखिए बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। बॉइलिंग क्या होती है, बॉइलिंग इज द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस। बॉइलिंग ऑफ ए प्योर सब्सटेंस अकर्स एट अ पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होती है बॉइलिंग, तो उसको, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और बॉइलिंग का मतलब क्या है, जो लिक्विड है, लिक्विड हमारा क्या कर रहा है, अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है। यहाँ पे लिक्विड फेस में है, यहाँ पे ये किस में आ गया, लिक्विड प्लस वेपर में, और जब ये लिक्विड प्लस वेपर में यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं, ठीक है। अगर ये गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग। तो बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, एडिंग इम्प्योरिटीज टू ए लिक्विड अफेक्ट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अगर लिक्विड में हम क्या करें, इम्प्योरिटीज ऐड कर दें, सपोज हमारे पास ये क्या है, वाटर है, अगर इस वाटर के अंदर मैं क्या करूं, इस वाटर के अंदर मैं क्या करूं, सॉल्ट ऐड कर देता हूं, तो इसके अंदर इम्प्योरिटीज ऐड कर दी, और इम्प्योरिटीज ऐड करी तो इसके कारण जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अफेक्ट होगा, ठीक है। अगर सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पे, व्हेन द लिक्विड वेपोराइजेज वॉल्यूम एक्सपेंड्स, हाई प्रेशर अप्लाइड टू द लिक्विड विल अपोज इट्स एक्सपेंशन इनटू गैस, दस अपोजेज बॉइलिंग। तो यहाँ पे क्या मतलब है इसका, व्हेन लिक्विड वेपोराइज, जब हम लिक्विड को वेपोराइज करते हैं तो वॉल्यूम हमारा क्या करता है, एक्सपेंड करता है, ठीक है। जब वॉल्यूम एक्सपेंड करता है तो इसके अंदर क्या होगा, तो जो हाई प्रेशर है वो क्या करेगा, लिक्विड की एक्सपेंशन को अपोज करेगा। ये जो लिक्विड का एक्सपेंशन हो रहा है उस एक्सपेंशन को अपोज करेगा हमारा जो हाई प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर। जब प्रेशर हमारा इंक्रीज कर रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंड डिक्रीज विद डिक्रीज इन प्रेशर। अगर प्रेशर को हम डिक्रीज कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए ये हमारी गैसियस स्टेट है, ये लिक्विड प्लस वेपर है, और यहाँ पे क्या है, लिक्विड है। तो जब ये गैसियस स्टेट में जाएगा, मतलब यहाँ पे कंडीशन कौन सी होती है, वेपर कंडीशन होती है। वेपर कंडीशन मतलब सुपर हीटेड कंडीशन हो गई है, ये यहाँ पे जब अपन जाते हैं तो ये सुपर हीटेड कंडीशन हो गई, मतलब यहाँ पे गैस क्या है, वेपर कंडीशन में है, वेपर मतलब स्टीम कंडीशन में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये वेट रीजन है, लिक्विड प्लस वेपर रहता है, और यहाँ पे क्या रहता है, ओनली लिक्विड रहता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए वाटर कंटेंट इन अ बीकर कैन बी मेड टू बॉयल बाई पासिंग स्टीम। स्टीम पास कर रहे हैं हम, तो स्टीम किस कंडीशन में आती है हमारी, वेपर फेस में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, प्रेशर हमारा क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एट अ प्रेशर ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब प्रेशर हमारा ज़्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 201। इसमें पूछा गया है द ओनली फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग वंस इज। तो इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट देखना है हमें। फर्स्ट ऑप्शन है हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, तो ये हमारा सही है। हमने देखा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या होता है, ये हमारा हायर टेम्परेचर सोर्स है, ठीक है। यहाँ से हम
हीट को ले रहे हैं और ये इंजन के थ्रू इसको क्या कर रहे हैं, वर्क में कन्वर्ट करते हैं। तो हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। अगर इसमें क्या किया जाए, जिसको हीट रिजेक्ट हो रही है वो हमारी नीचे चली जाएगी लोअर टेम्परेचर में, और जो कुछ अमाउंट है हीट का वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वर्क में। तो हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, ये सही है ऑप्शन। नेक्स्ट है हीट रेज कैन बी कन्वर्स्ड एट 1 पॉइंट बाई कॉन्केव मिरर। ये स्टेटमेंट भी सही है। कैसे, ये हमारा क्या है, ये कॉन्केव मिरर हो गया। तो हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है कि यहाँ रेज इसके ऊपर पड़ती हैं तो कॉन्केव लेंस से क्या करेंगी, टकराती हैं। टकराने के बाद क्या होती हैं, ये किसी एक पॉइंट के ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये किसी एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो जाती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है वाटर एक्सपेंड व्हेन कूल्ड बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा जब हम उसको 4 डिग्री सेल्सियस से कम पर ठंडा कर रहे हैं। तो ठीक है, तो हम जानते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जो डेंसिटी होती है वाटर की, डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। जब हम 4 डिग्री सेल्सियस पर से नीचे लेके जाएंगे, ठंडा करेंगे, तो क्या होगा, इसकी जो डेंसिटी है कम होगी। जब डेंसिटी कम होगी तो पी बी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। तो यहाँ से प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यहाँ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, तो यहाँ से जो डेंसिटी के ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्योंकि डेंसिटी वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो यहाँ से ये प्रेशर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी हो जाएगा। तो जब हम डेंसिटी को कम करेंगे, डेंसिटी कम होगी तो प्रेशर भी हमारा क्या होगा, कम होगा। जब प्रेशर कम होगा तो हम जानते हैं जैसे हमारा नोजल से पास कराते हैं तो यहाँ से प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक्सपेंशन होता है इस कंडीशन में। जब हमारा प्रेशर कम हो रहा है, किसी पोरस प्लग से किसी से पास कराते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम हो रहा है मतलब वो क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर एक्सपेंड व्हेन कूल्ड बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। तो एक्सपेंशन कब होगा, क्योंकि उसका प्रेशर कम हो रहा है, तो इसमें वाटर का हमारा एक्सपेंशन होगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है हीट रेज कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, हम जानते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो एनर्जी होती है, एनर्जी इमिट होती है किसी भी बॉडी से, वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। जब हम इसको हटाते हैं तो P इक्वल टू आता है सिग्मा T⁴। ठीक है, टेम्परेचर की 4th टर्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो P इक्वल टू होता है, P हमारी यहाँ पे इमिटिंग एनर्जी है, सिग्मा T⁴ इस तरीके से रहता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसके लिए रेडिएशन इमिट हो रहे हैं, यहाँ पे रेडिएशन इमिट हो रहे हैं। तो रेडिएशन के इमिट होने के लिए क्या है, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। केवल एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से रेडिएशन इमिट हो सकते हैं। तो हीट रेज कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम से भी हीट हमारी पास कर सकती है, उसके लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है, डी स्टेटमेंट, वो गलत है। हीट में ट्रांसफर बाई एनी ऑफ द 3 मोड्स। हीट ट्रांसफर के 3 मोड होते हैं। एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, और तीसरा होता है रेडिएशन। रेडिएशन के लिए हमें किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो हीट रेज कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट है 202, इसमें पूछा गया है ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग प्रोसेस। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। थ्रॉटलिंग प्रोसेस हमारी इस तरीके से है, ये हमारा पोरस प्लग लगा हुआ है, ये है पोरस प्लग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ से जब कोई गैस पास करती है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होती है, H1 प्लस में V1 स्क्वायर अपन में 2 प्लस में G Z1 प्लस में Q और इक्वल टू ऐसे ही
H2 प्लस में V2² प्लस में GZ1 प्लस में W यहाँ पे वर्क है, यहाँ पे हीट हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं क्योंकि बहुत कम हीट ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी 0 हो जाती है, और इसके अंदर कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा तो ये काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे क्या होती है, 0 होती है। यहाँ पे जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस है उसके अंदर एंथैल्पी हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इसके अंदर जो वर्क डन है, वर्क डन भी इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हीट एक्सचेंज डज नॉट टेक प्लेस, इसके अंदर हीट एक्सचेंज नहीं होता है, Q = 0 होता है, और ना ही कोई वर्क डन होता है, ठीक है। देयर इज नो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द स्टीम, और इसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या होती है, 0 होती है। अगर आइडियल गैस के लिए बात कर रहे हैं हम, आइडियल गैस के लिए बात कर रहे हैं, आइडियल गैस के लिए बात करेंगे तो जो इंटरनल एनर्जी है वो हमारी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। अगर हम रियल गैसेज की बात कर रहे हैं, रियल गैसेज की बात कर रहे हैं तो रियल गैसेज में क्या होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज होती है क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर चेंज होता है। इससे पोरस प्लग से हमारी स्टीम पास करा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये टेम्परेचर T1 हो गया, ये टेम्परेचर T2 है। तो अगर रियल गैसेज की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर हमारा क्या होता है, चेंज होता है। T2 > T1 हो सकता है या फिर T1 > T2 हो सकता है। तो कोई भी टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है रियल गैसेज के कंडीशन में, वो गैसेज पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज, लेकिन आइडियल गैस के कंडीशन में क्या होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो इसलिए जो CVdT होता है du, तो यहाँ से टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसलिए ये क्या हो जाता है, जो du है du = 0 हो जाता है, ठीक है। इसलिए इंटरनल एनर्जी हमारी चेंज नहीं होती इसके अंदर। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है 203, द एनर्जी ऑफ मॉलिकुलर मोशन अपीयर्स एज। तो किसी भी मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है, मॉलिक्यूल की एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक होता है ट्रांसलेशन, ठीक है, एक होता है रोटेशन, और तीसरा होता है वाइब्रेशन, ठीक है। ये तीनों फैक्टर पर डिपेंड करती है, ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड वाइब्रेशन। तो जब हम मॉलिक्यूल या गैस को हीट करते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर रोटेशन और वाइब्रेशंस भी आते हैं, तो जिसके कारण मॉलिक्यूल अपनी हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है। हायर एनर्जी लेवल में पहुंचता है तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो हमारी क्या होती है, चेंज होती है। इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, इंक्रीज करती है, तो उसके कारण क्या होता है, स्पेसिफिक हीट इंक्रीज होती है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट इंक्रीज होती है मतलब क्या है, जो मॉलिकुलर में मोशन हो रही है, मोशन होगी तो मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब क्या है, अपीयर्स एज अ हीट के रूप में ये अपीयर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 205। इसमें पूछा गया है द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की यूनिट के बारे में पूछा गया है, तो देखते हैं निकाल के। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है, ये PV = nR/T। इस nR को, ये जो R है यहाँ पे, ये क्या कहलाता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसी इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, PV = mRT, और यहाँ पे जो R लिया गया है वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो हमें निकालनी है R की यूनिट। R = होता है 287 J/kg, ठीक है। R = इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, PV/n × T। अगर नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 1 है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, PV/T। P क्या है, हमारा प्रेशर है। प्रेशर को हम कैसे लिखते हैं, N/m², और वॉल्यूम क्या हो गया, m³, और टेम्परेचर को केल्विन में, डिग्री केल्विन में। तो यहाँ से ये m² से m³ में क्या बचेगा, Nm/Kelvin, और Nm को हम क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, J/डिग्री केल्विन, और 1 जूल = होता है 10⁷ अर्ग। तो इसको अर्ग/डिग्री केल्विन के रूप में भी लिखते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, अर्ग/डिग्री केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 206, कैलोरी इज अ मेजर ऑफ। कैलोरी इज अ मेजर ऑफ हीट। हीट का मेजर होती है, तो यहाँ पे कैलोरी
इज द मेजर ऑफ हीट और एनर्जी। 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल इक्वल टू 4.2 न्यूटन मीटर। 4.2 इसको न्यूटन मीटर को अपन इस तरीके, न्यूटन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इंटू में ये मीटर। 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 1.9.8 kgf। ठीक है, तो इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4.2 kgf मीटर। तो ये जो कैलोरी है, कैलोरी किसका मेजर होती है? हीट को मेजर करते हैं, ये क्वांटिटी ऑफ हीट को मेजर करते हैं इसके द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 207 में पूछा गया है 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगा? तो देखते हैं निकाल के। 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, kgf अगर न्यूटन में अपन बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होगा 10⁻⁻2 मीटर में, मीटर में अगर निकालते हैं। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 10⁻⁻4, और kgf की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 9.8 न्यूटन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू में 9.8 अपॉन में 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9.8 इंटू में 10⁻4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम जानते हैं प्रेशर को मेजर किया जाता है ρgh में। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में किस तरीके में दिया गया है? ऑप्शन में hg के टर्म में दिया गए हैं ऑप्शन, तो हमें hg के टर्म में निकालना है इसका आंसर। तो इसलिए प्रेशर क्या होता है? ρgh। तो ρgh से अपन यहाँ पे देखेंगे डेंसिटी ऑफ मरकरी। ठीक है, मरकरी की जो डेंसिटी है वो कितनी होती है? 13600 इंटू में g की जो वैल्यू है 9.81 इंटू में h के टर्म में निकालना है। तो यहाँ से h इक्वल टू आ जाएगा 9.81 से ये कैंसिल हो गया, 10⁻4 अपन में 13600। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ रहा है? 0.735 मीटर ऑफ hg। इसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 735 mm ऑफ hg। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 735.6 mm ऑफ hg। नेक्स्ट क्वेश्चन है 208, इसमें पूछा गया है बैरोमेट्रिक प्रेशर इज इक्वल टू। तो बैरोमेट्रिक प्रेशर हमारा क्या होता है? 760 mm ऑफ hg। ठीक है, इसको याद रख लेना आप, निकाल के देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बैरोमेट्रिक प्रेशर इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल या 1 atm। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या इसको ऐसे भी लिखते हैं 10⁵ पास्कल इक्वल टू 1 atm इक्वल टू 1 बार। बार में लिखेंगे तो 1 बार के बराबर होता है। तो 10⁵ पास्कल ये किसके बराबर हो गया? ρgh के, क्योंकि मरकरी के टर्म में निकालना है। तो यहाँ पे रो डेंसिटी कितनी होगी? 13600 इंटू 9.81। तो इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आता है? 760 mm ऑफ hg। ठीक है, अगर अपन एटमॉस्फेरिक में निकाल रहे हैं 1 atm इक्वल टू हो गया 10⁵ पास्कल, इसको पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं, तो ये हो गया 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? 1/9.81। तो यहाँ से 10⁵ इंटू में 1/9.81, तो kgf पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इसको मीटर स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 10⁴ ऊपर पहुँच जाएगा, तो 1 atm इक्वल टू आ जाएगा 10⁵ इंटू में 10⁻⁻4 अपन में 9.81। तो इसको अपन कैलकुलेट करेंगे 10/9.81, तो ये आ जाएगा ये 1.0193 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ऑप्शन में देखते हैं हम, बैरोमेट्रिक प्रेशर हमारा क्या हो गया? 760 mm ऑफ hg। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 209, इसमें पूछा गया 1 बैरोमेट्रिक प्रेशर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है? 1.0197 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। kgf में इतना होता है। द वैल्यू ऑफ 1 बार इन SI यूनिट, SI यूनिट में कितना हो जाएगा? ये 1 इंटू में 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हम लोग यहाँ पे देखा है। ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 10⁵ पास्कल, और पास्कल को हम किस में लिखते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 1 इंटू में 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मैक लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।